तो आज हम क्या करेंगे। दिसंबर 2017 का जो CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस का एग्ज़ाम था हमारा, उसके लीनियर अलजेब्रा के पोर्शन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये 29th क्वेश्चन है पार्ट बी का। इसका मतलब सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, ये एक ही ठीक होगा इसके अंदर। इसके बारे में सोचते हैं। लेट ए बी ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल्स टू आई प्लस आइटा ए। इस टाइप की कोई मैट्रिक्स दे रखी है हमें, और पूछ क्या रखा है, बी इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज इन्वर्टिबल। ये क्या रखा है कि अब मैं फर्स्ट ऑप्शन के बारे में अगर बात करूं, तो ए को अगर मैं मान लूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मान लूं 1001, या फिर कोई नॉन इन्वर्टिबल मान लूं, जीरो नल मैट्रिक्स ही मान लेता हूं इसको। तो जो ए है मेरा, यहाँ पर बी किसके बराबर आएगा, आई के बराबर आ जाएगा, और आई इन्वर्टिबल होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है मेरा वो गलत हो जाएगा। इफ़ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट थी, इसका मतलब मैं ए इन्वर्टिबल लूँगा तभी बी इन्वर्टिबल आएगा। लेकिन यहाँ क्या किया है मैंने, ए तो नॉन इन्वर्टिबल ले लिया, फिर भी बी इन्वर्टिबल आ गया। और ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ बी आर नेसेसरीली रियल। इसके लिए मैं ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान लूँ, तो बी मेरे पास, बी की आइगन वैल्यूज ऑफ बी विल नॉट बी रियल। और थर्ड के अंदर लिख रखा है बी माइनस आई इज नेसेसरीली इन्वर्टिबल। ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये ही एग्जांपल ले लूँ तो बी माइनस आई तो मेरा अगेन क्या आ जाएगा, ज़ीरो ही आ जाएगा। तो थर्ड भी कोई ज़रूरी नहीं है ठीक हो, दो भी कोई ज़रूरी नहीं है। फोर के अंदर देखो, फोर के अंदर ए मेरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए अगर रियल सिमेट्रिक है तो ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए विल बी रियल। सभी आइगन वैल्यूज रियल होंगी तो बी की कोई भी आइगन वैल्यू जीरो कभी नहीं आ पाएगी, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू वन होती है, वन प्लस समथिंग रियल इनटू आयटा। तो कुछ आयटा का प्राप्त होगा मुझे, -1 प्राप्त हो नहीं सकता। तो क्या कह सकता हूँ मैं, फोर्थ ठीक हो जाएगा, बी को इन्वर्टिबल होना ही पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या निकालना है मुझे, एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, देन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए रेज टू द पावर एन इज इक्वल्स टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर वन को गलत कर दूंगा, क्योंकि ए रेज टू द पावर वन तो ए ही होता है और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है मेरी। अब ए स्क्वेयर जब इसका करके देखा मैंने, तो ए स्क्वेयर मेरे पास आएगा -1 और यहाँ आएगा 10, ऐसा कुछ मिलेगा मुझे। और ये भी आइडेंटिटी के बराबर नहीं है, तो इसको मैं गलत कर दूंगा। अब स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पूछ रखा है, तो या तो वो 4 होगा और या 6। ए रेस टू द पावर 4 जब करने जाओगे आप, तो फर्स्ट एंट्री ही क्या आएगी मेरे पास, फर्स्ट एंट्री आएगी -1 इंटू -1 + 1 -1। फर्स्ट एंट्री यहाँ आपकी 0 आ जाएगी, तो ये आइडेंटिटी के इक्वल पॉसिबल ही नहीं है, ये भी आइडेंटिटी के इक्वल पॉसिबल नहीं है। यहाँ ये भी गलत हो जाएगा, बचा मेरा 6, ये ठीक हो जाएगा। अब 31st के लिए ए कोई मैट्रिक्स दे रखी हो मुझे, और बी भी कोई कॉलम मैट्रिक्स दे रखी है। अब क्या करना है, ये जो सिस्टम है इसका नो सॉल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होगा, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, ये बताना है। तो सबसे पहले तो मैं एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लूंगा। ए रेशियो बी टाइप की दिखेगी वो, 1 - 1 1 1 1 1 2 3 अल्फा 1 3 बीटा। अब इसके अंदर क्या करूँगा मैं, इसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने की अगर कोशिश करूँगा, तो इसके अंदर रो ऑपरेशन क्या लगाऊंगा, R2 के ऊपर अगर मैं ऑपरेशन लगा देता हूँ, R2 गोज टू R2 माइनस R1, और R3 के ऊपर ऑपरेशन लगा देता हूँ, R3 माइनस 2R1।
तो क्या मिलेगा मुझे 1 0 0 -1 1 1 ये एज इट इज रहेंगे। और यहाँ क्या मिलेगा मुझे, यहाँ मिलेगा 2 5 0, यहाँ 3 -1 2 अल्फा -2, और यहाँ मिलेगा बीटा -2 अगेन। और नेक्स्ट जब मैं अब क्या करूँगा, इस 5 को 0 बनाने की कोशिश करूँगा, तो ऑपरेशन क्या लगाना पड़ेगा मुझे, यहाँ ऑपरेशन लगाना पड़ेगा R3 गोज़ टू R3 माइनस 5/2 इंटू R2। ये ऑपरेशन जो लगाऊंगा मैं, ये 5 को 0 बना देगा। और ये ऑपरेशन लगाने के बाद मुझे क्या मिलेगा, अब 1 -1 1 ये एज इट इज रहेगा, 1 भी एज इट इज रहेगा, 0 0 इसमें कोई बदलाव आएगा नहीं, यहाँ पे 2, और ये भी 0 2 एज इट इज रहेगा। इसको ये 0 बना देगा इसको, यहाँ अल्फा -2 के साथ कोई बदलाव नहीं होगा। और यहाँ क्या एंट्री आएगी, यहाँ आएगी बीटा -2 था सबसे पहले, तो माइनस ऑफ 5/2 इंटू 2, तो यहाँ बीटा -7 आ जाएगा मेरा। अब हम आते हैं अपने ऑप्शंस के ऊपर, यहाँ बीटा -7 आ चुका है, यहाँ अल्फा -2 आ चुका है। अब ऑप्शन में दे रखा है नो सॉल्यूशन व्हेन एवर बीटा नॉट इक्वल टू 7। अब मुझे ये पता है अगर अल्फा -2 इज इक्वल टू 0 हो और बीटा -7 नॉट इक्वल टू 0 हो, ये क्या इंप्लाई कर देगा, नो सॉल्यूशन। और अगर अल्फा -2 भी 0 हो, बीटा -7 ये भी 0 हो, ये इंप्लाई कर देगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और अल्फा माइनस बीटा ये 2 नॉट इक्वल टू 0, बीटा -7 कुछ भी हो, ये यूनिक सॉल्यूशन बताएगा। तो यहाँ क्या दिख रहा है मुझे, ए यूनिक सॉल्यूशन इफ अल्फा नॉट इक्वल टू 2 मेरा ठीक हो जाएगा, और ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और ये भी गलत। अब ये पार्ट सी का क्वेश्चन है, तो इसके अंदर मल्टीपल करेक्ट भी हो सकते हैं। ए कोई m×n मैट्रिक्स है मेरे पास, और रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू आर दे रखा है। और जो मेरा सिस्टम है ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, बी बिलोंग टू आर एम है, तो बी कोई m×1 मैट्रिक्स है, इस टाइप की कुछ दे रखी है। अब जो सिस्टम है मेरे पास, सिस्टम के हिसाब से मैं क्या कह सकता हूँ, ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज ए सोल्यूशन फॉर ईच बी बिलोंग टू आर एम। इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी बी के लिए मुझे सॉल्यूशन मिल रहा है। यहाँ पे बी को कुछ भी लेता रहूँ मैं, सभी बी के लिए सॉल्यूशन है। ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब ये जितने भी सिस्टम में इक्वेशन बने मुझे, जो मेरी रोज है वे सभी एल आई आ जाएं। एल आई आने का मतलब है रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज के इक्वल आ जाए, तभी जाके क्या होगा, मेरी रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए रेशियो बी देगी ऑलवेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज यहाँ एम दे रखी है, एम इज इक्वल टू आर, फर्स्ट मेरा ठीक हो जाएगा। द कॉलम स्पेस ऑफ ए इज ए प्रॉपर सबस्पेस ऑफ आर एम। ये कॉलम स्पेस ऑफ ए है जो, ये क्या होगा, ये और कुछ नहीं होगा, नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम्स होंगे, और नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम्स और रो सेम होते हैं, ये इज इक्वल टू आर के बराबर आएगा। और अगर आर रैंक आ जाएगी तो आर ही इसकी डायमेंशन आ जाएगी, तो प्रॉपर सबस्पेस तो होगा नहीं, ये क्या होगा, इम्प्रॉपर सबस्पेस होगा।
m ग्रेटर देन इक्वल टू n इम्प्लाइज m इज इक्वल टू n। ये मेरा ठीक हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है अगर ए m क्रॉस n की मैट्रिक्स है और रैंक ऑफ ए अगर m के बराबर है तो m को लेस देन इक्वल टू n होना पड़ेगा, ये पक्की बात है। अगर m ग्रेटर देन इक्वल टू n भी दे दिया तो इसका मतलब m n के इक्वल ही आ जाएगा और कुछ होने का कोई चांस ही नहीं होता, तो फोर्थ भी ठीक हो जाएगा। द नल स्पेस ऑफ A इज ए नॉन ट्रिवियल सबस्पेस ऑफ Rn वेयर m इज इक्वल टू n। ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि नल स्पेस अगर m n के इक्वल आ गया तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है, इतनी ही रैंक आ जाएगी, रैंक ऑर्डर के बराबर आ जाएगी, और इस मामले में नल स्पेस आएगा ओनली 0, तो थर्ड भी गलत हो जाएगा। 75th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लेट ए बी ए 3x3 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अब ए 3x3 की कोई भी मैट्रिक्स दे दी, जनरल मैट्रिक्स कोई भी उठा सकते हो आप, जितने भी एग्जांपल्स हैं। ए इज नेसेसरीली डायगोनलाइजेबल ओवर आर, तो इसके अंदर मैं क्या लेता हूँ, इसके अंदर मैं फर्स्ट का अगर मैं काउंटर एग्जांपल ढूंढना चाहूँगा तो मैं लूँगा 0 0 1, सभी को 0 ले लूँगा, और ये मैट्रिक्स मुझे पता है नॉट डायगोनलाइजेबल है, तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। इफ ए हैज डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यूज देन इट इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर। ये रिजल्ट है मेरे पास, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज अगर हो गई, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज का मतलब है सभी इसके पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हो जाएंगे, और ये ही मेरी डायगोनलाइजेबिलिटी की डेफिनेशन होती है, ये ठीक हो जाएगा। अब और थर्ड भी मेरा ठीक हो जाएगा, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर नॉन जीरो देन ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर सी, ये भी मेरा गलत हो जाएगा। ऐसा भी कुछ नहीं है कि सभी आइगन वैल्यू अगर नॉन जीरो हो तो डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ के लिए एग्जांपल लूंगा मैं 3 3 2 0 0 0 1 1 1। अब इसके अंदर am ऑफ 3 क्या है 2, बट gm ऑफ 3 विल बी 3 माइनस 3 माइनस रैंक ऑफ a माइनस 3i, दैट विल बी 3 माइनस a माइनस 3i क्या आएगा मेरे पास, ये 0 1 1 0 0 1 एंड 0 0 माइनस 1, इसकी रैंक 2 है, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो ये नॉट इक्वल टू am आया है। am gm जब इक्वल नहीं होते तो नॉट डायगोनलाइजेबल होता है, और इसके सभी आइगन वैल्यूज नॉन जीरो भी है, तो ऐसी बात भी नहीं है सभी आइगन वैल्यूज अगर नॉन जीरो हो गई तो मैट्रिक्स मेरी डायगोनलाइजेबल ही आएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें वेक्टर स्पेस दे रखा है ऑल पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल x ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3, P3R इस टाइप का कोई पॉलिनोमियल्स का वेक्टर स्पेस दे रखा है मुझे, और ऑपरेटर क्या दे रखा है डिफरेंशिएशन का, और बात किसके बारे में हो रही है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जो मैट्रिक्स बनेगी उसके बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं वो मैट्रिक्स निकाल लूँगा। अब इसका बेसिस क्या होगा, इसका बेसिस मुझे पता है, इसका बेसिस मुझे पता है क्या आएगा 1 x स्क्वेयर और x क्यूब, इस टाइप का इसका बेसिस आएगा। t ऑफ 1 अगर मैं निकालता हूँ, इसको d मान रखा है यहाँ, मैं t मान के अगर काम करूँ, t ऑफ 1 क्या है 0, t ऑफ x आएगा 1, t ऑफ x स्क्वेयर आएगा 2x, t ऑफ x क्यूब ये आएगा 3x स्क्वेयर। अब यहाँ जब मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालने की कोशिश करूँगा तो यहाँ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स लिख दूंगा। कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स मुझे किस टाइप की नज़र आएगी, इसमें 0 0 0 0
सेकंड कॉलम में क्या आएगा, 1 1 कोफिशिएंट इसका है 0 0 0, x का कोफिशिएंट 2 है, x सेकंड प्लेस पे है तो 0 2 0 0, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 3 है और ये एक्स स्क्वेयर थर्ड प्लेस पे है तो 0 0 3 0, ये मैट्रिक्स बन जाएगी मेरी। और ये क्या है, अब ए इज निलपोटेंट मैट्रिक्स, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ए इज डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, कोई भी निलपोटेंट मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल कब होती है, जब वो नल मैट्रिक्स होती है, तो ये सेकंड ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। द रैंक ऑफ ए इज 2, रैंक ऑफ ए 3 आया हमारा, तो ये भी गलत हो जाएगा, इसके अंदर 3 लीनियर इंडिपेंडेंट रोज हैं। द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए इज दिस, तो अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। जब मैं बनाऊंगा तो सबसे पहले तो 4 आइगन वैल्यू 0 हैं, वे लिख लूंगा। उनको लिखने के बाद अब मैं चेक करूंगा मिनिमल पोलिनोमियल के अंदर डिग्री क्या है मिनिमल पोलिनोमियल की। अब इसका जब आप मिनिमल पोलिनोमियल बनाओगे तो इसकी डिग्री आपके पास आएगी 4। क्यों आएगी 4? क्योंकि ये स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, निलपोटेंट होती है, और जितना ऑर्डर होता है उतना ही मिनिमल पोलिनोमियल का डिग्री होती है हमारी। mx इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4, और cx भी मेरा क्या है, cx भी मेरा कुछ इस टाइप का ही है, एक्स रेज टू द पावर 4। इसके अंदर क्या होगा, यहाँ एक और यहाँ एक, इस टाइप से सब डायगोनल या सुपर डायगोनल कहीं पर भी एक लिख देते हैं हम। तो यहाँ क्या है, क्वेश्चन के अंदर सुपर डायगोनल पे लिख रखा है, तो हम यहाँ भी सुपर डायगोनल पे ऊपर लिख देंगे, और ये सभी एंट्रीज 0। तो फोर्थ भी मेरा ठीक हो जाएगा। इसी टाइप की कुछ इसकी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, हमें 4x4 की रियल सिमेट्रिक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए दे रखी है। देयर एग्जिस्ट्स ए पॉजिटिव इंटीजर p सच दैट p l प्लस ए इज पॉजिटिव डेफिनेट। तो अगर a मेरा पॉजिटिव होगा, मतलब a पॉजिटिव डेफिनेट है, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ a आर पॉजिटिव। फर्स्ट में देखो, इफ a इज पॉजिटिव डेफिनेट तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगा। और अगर a पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है मान लेता हूँ, और एक भी आइगन वैल्यू इसकी 0 नहीं है, तो ये नेगेटिव डेफिनेट हो जाएगा। और नेगेटिव डेफिनेट होने के बाद सभी आइगन वैल्यूज नेगेटिव है, -λ1 -λ2 -λ3, ये अगर मैं मानता हूँ, तो मैं p को कैसा ले लूँगा, p को कुछ इस टाइप से ले लूँगा कि λ1 में λ1 से ज़्यादा ले लूँगा इसकी एक आइगन वैल्यू λ2 से ज़्यादा, एक λ3 से ज़्यादा। और जब मैं ऐसे करूँगा p माइनस λ1 p2 माइनस λ2, या फिर ऐसा नंबर ले लूँ जो सभी से ही बड़ा हो, सभी से बड़ा होगा तो p माइनस λ1 पॉजिटिव देगा, p माइनस λ2 भी पॉजिटिव देगा, तो ये मेरी पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स आ जाएगी मेरे पास, ये ठीक हो जाएगा। और a रेज टू द पावर p, अगर मैं p को इवन ले लेता हूँ तो सभी क्या होगा, ये पॉजिटिव देगा, आइगन वैल्यूज पॉजिटिव कर देगा, नेगेटिव होगी तो भी पॉजिटिव कर देगा, ये भी ठीक हो जाएगा। a रेज टू माइनस पी, अब माइनस पी में भी क्या करूंगा, मैं p को इवन ही ले लूंगा। बस इसमें क्या होगा, अगर λ1 λ2 इस टाइप की आइगन वैल्यूज है a की, 1/λ1 रेज टू द पावर p, इस टाइप की आइगन वैल्यूज आएंगी a की पावर माइनस p की, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो ये भी ठीक हो जाएगा। अब एक्सपोनेंशियल ऑफ p इंटू a माइनस आई, ये जो मुझे दे रखा है, अब अगर मैं p की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव लेता हूं और a की आइगन वैल्यू नेगेटिव ले लेता हूं, तो ये क्वांटिटी मेरी आ जाएगी 1/, इसकी आइगन वैल्यूज जो होंगी वो आएगी 1/ समथिंग, वो क्या है 1 से छोटा है, और इसकी आइगन वैल्यू 1 होती है, तो एंड रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, नेगेटिव आइगन वैल्यूज आएंगी मेरे पास, तो ये पॉजिटिव डेफिनेट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे गिवन है x ट्रांसपोज
टू ए इंटू ए ट्रांसपोज इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स टी एक्स। ए नहीं, अल्फा ही, अल्फा एक्स टी एक्स। इस अल्फा को मैं शिफ्ट कर सकता हूँ अंदर, ये स्केलर है, और आई लिख देता हूँ, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे यहाँ से क्या मिला है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू अल्फा आई, और इसका ऑर्डर क्या होगा, एम क्रॉस एम। अगर ए मेरी एम क्रॉस एन की है तो ए ट्रांसपोज एन क्रॉस एम की होगी, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये ऑर्डर मिल जाएगा मुझे। और जैसे कि ये अल्फा नॉन ज़ीरो है तो आइगन वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, अल्फा आ जाएगी ए ट्रांसपोज की, और अल्फा आने का मतलब है एम आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज आर अल्फा। ठीक है, तो एम आइगन वैल्यू अगर अल्फा है तो and we know that eigenvalues of a into a transpose is equals to eigenvalues of a transpose into a। इन दोनों की आइगन वैल्यूज सेम होती हैं, बस डिफरेंस किसका होता है, मल्टीप्लिसिटी का। और मल्टीप्लिसिटी भी किसकी, ज़ीरो की एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी का डिफरेंस होता है, बाकी सब कुछ इनकी आइगन वैल्यूज सेम होती हैं। और मुझे ये पता लग गया कि एम आइगन वैल्यूज तो अल्फा होंगी, और बच कितनी गई, एन माइनस एम, एन माइनस एम, क्योंकि इसका ऑर्डर एन क्रॉस एन होगा। ये आइगन वैल्यूज सभी ज़ीरो हो जाएंगी, तो सेकंड ठीक हो जाएगा मेरा। टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, एक आइगन वैल्यूज तो ज़ीरो है और एक अल्फा है, टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं। अल्फा एज ए नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यू भी ठीक हो जाएगा। एग्जैक्टली टू नॉन ज़ीरो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक तो ज़ीरो है और एक नॉन ज़ीरो है। ठीक है।